अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, रोज़ हमें कोई नई नई खबरें मिलती हैं और फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर वो जस्टिफिकेशन उसकी आती है। तो आज भी एक ऐसी खबर है जिस पे हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट इज। अच्छा, थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। और जब मौजूदा मौशी सूरत हाल का रोना तमाम अतराफ से रुया जा रहा है, आवाम तो बुरे हाल में है ही, लेकिन हुक्मरान भी कहते हैं कि जनाब मईशत बस तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है। और ऑस्टेरिटी 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 का दावा या किफ़ायत शारी या मियाना रवी या अपने खर्चों को कंट्रोल करने का दावा आप काफ़ी दफ़ा पहले भी सुन चुके हैं जब वो भैंसें वगैरह बेची गई थी। और इस मरतबा दोबारा से मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये राग अलापा जा रहा है। लेकिन क्या ऑस्टेरिटी और कहाँ की ऑस्टेरिटी कि हमारे लाइफस्टाइल और हमारे डिसीजंस और हमारी चीज़ों पर ज़र्रा बराबर भी फ़र्क ना आए। लेकिन बाकी तो अवाम तो बैठी है ना, ये सारे कुर्बानी देने के लिए चैलेंजेस उठाने के लिए। और ऑब्वियसली डेडिकेशन होनी चाहिए, अवाम को ये करना चाहिए, मुल्क की बेहतरी है, मतलब ब्ला ब्ला इस किस्म के अल्फाज और कोटेशंस। और आवाम भी क्यों मतलब इस पे करें, सारों को मिलके करना चाहिए तो फिर बनती है ना बात। कैसे बातें कर दी हैं आपने? सिर्फ आप सुबह सिर्फ आप करें, हाँ, सिर्फ मैं करूं, सिर्फ आवाम करें, सिर्फ हम करें, ये लोग कभी कुछ ना करें, ये लोग कुछ ना करें। इनके खर्चे भी वैसे ही चलते रहें, इनके प्रोटोकॉल्स भी वैसे ही रहें, इनके स्टाफ भी वैसे ही रहें। और इनके स्टाफ ना सिर्फ वैसे रहें बल्कि ये जहां जहां जाएं इनके स्टाफ वहां वहां इनके साथ भी जाएं। जैसे कि आपको बताते हैं कि जी फैसला बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ है। और ये फैसला हुआ है वजारत मजहबी अमूर की तरफ से, जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि 200 अफराद को इस साल 200 अफराद को मुफ्त हज कराया जाएगा। बात तो इन प्रिंसिपल बड़ी अच्छी है, लेकिन ये अफराद कौन होंगे पहले तो आपको यही बता देते हैं कि हुकूमत की तरफ से फैसला है। और ये तमाम लोग जो हैं ये वजारत मजहबी अमूर से ताल्लुक रखते हैं। 35 लोग तो उस ऑफिस से हैं, वजीर के ऑफिस से ही 35 लोग हैं, उनका स्टाफ है पूरा। और वजीर साहब खुद भी होंगे उसके अंदर। और कहा यह जा रहा है कि ये जाएंगे तो सही सारे, लेकिन ये पाकिस्तानी हुजाज की रहनुमाई भी करेंगे। तो लिहाजा उनको एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी गई है कि जी ये तो जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनका काम भी है, वहाँ तो हज तो हो ही जाएगा, बट ये आपकी रहनुमाई करेंगे। कल आई वाज रीडिंग दिस स्टोरी, कासिम अब्बासी की द न्यूज़ के लिए स्टोरी है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं द न्यूज़ के, बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उसमें ये जो स्टाफ के लोग हैं ना, इसमें कुक्स भी हैं, इसमें ड्राइवर्स भी हैं, इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं। तो मैं ना ज़रा कॉन्टेम्पलेट करना शुरू हो गया कि नॉर्मल, नॉट इवन अ नॉर्मल पाकिस्तानी, कोई बहुत ही एफ्लुएंट पाकिस्तानी भी जाएगा तो वो अपना ड्राइवर क्यों साथ लेके जाएगा, या उसको क्यों सिक्योरिटी गार्ड्स की वहां पे जरूरत होगी, या फिर वो इसलिए लेके जा रहा हो बिकॉज ही रियली वांट्स टू गिव बैक एंड ही वांट्स टू टेक उसका स्टाफ विद हिम। मतलब ये एलिमेंट पे बड़ी आर्ग्यूमेंट आ सकती है अब्दुल्ला कि भाई वो तो ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो है आपको पता है ये फीकस हज जो है वो 7 लाख रुपए में पड़ रहा है। और 200 लोगों को फ्री हज कराने का मतलब है कि मेरी और इसमें सब्सिडी भी शामिल है, यानी हुकूमती ख़जाने से सब्सिडी समेत ऑलमोस्ट कोई 15 करोड़ रुपए मैं और आप अपनी जेब से अदा कर रहे होंगे ताकि ये सारे लोग जो है ना, ये सारे लोग जो हैं ये जा सकें और ऑब्वियसली रहनुमाई करें या जो भी करें वो तो बात की बात है। लेकिन बेसिकली यू एंड आई आर पेइंग फॉर देयर हज। तो ये एक अजीब सी बात है भाई, जिसने कराना है किसी को वो जरूर कराए और अपनी तरफ से कराए, अपनी जेब से कराए, और फिर बताए कि जी अपनी जेब से अपने स्टाफ को हम लेके जा रहे हैं। लेकिन ये ड्रामेबाजी समझ नहीं आई कि ये क्यों 200 अफराद, मतलब कितना मुश्किल है। हम आपको कुछ दिन पहले ही बता रहे थे कि इस साल जो हज करने जाएगा उसको 7 लाख से ज्यादा खर्च आएगा पर पर्सन। मतलब दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव हज। और ये सरकारी हज है, बिल्कुल, ये तो सरकारी आपको कोई वीआईपी की बात नहीं हो रही है। खैर जनाब, ये तमाम फिर भी चीज़ें शायद नज़रअंदाज हो जाती हैं अगर मौजूदा हालात वैसे ना होते जैसे कि हैं। इसलिए जहाँ जिस घर में खाने के लाले पड़े हों लिटरली, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें तो मुनासिब नहीं लगती, इंतहाई गैर मुनासिब रवैया। इस पर ज़रा नज़रसानी अभी भी टाइम है कीजिएगा। सो अभी ये बिल पेश हुआ है, ये किसी सूरत में भी मतलब 30% पे अगर किसी को एतराज़ है तो 20%, 25% और 27% किसी भी रेशो से ये मंजूर हो जाए और लाजिम मलजूम हो जाए तो सर्टनली बड़ी मुस्बत चेंजेस आ सकती हैं। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली होप तो ये किया जा सकता है। मोर ऑन दैट लेटर इन द शो। लेकिन ये ज़रा मोदी हुकूमत की जो हरकतें हैं इन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि देखें पहले तो हम बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, मतलब आए दिन ही कुछ ना कुछ हो रहा होता था, हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के जिक्र करते हैं। लेकिन अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि दुनिया को भी नज़र आना स्टार्ट हो गया है कि इनफ इज़ इनफ। बिकॉज आपको पता है किसी चीज़ को अगर रोका ना जाए तो फिर तो वो बिल्कुल ही नो लिमिट्स हो जाते हैं ना, कि वो क्रॉस हो जाता है सब कुछ, जो कि इंडिया में अब हम रिसेंटली देख रहे हैं
कि वो लाइन जो है वो बहुत बुरी तरह फाइनली मैं कहता हूँ ये वाकई मजलूम कश्मीरियों की दुआएं ही सुनी गई हैं लिटरली। मतलब दहाइयाँ हो गई उन्हें जद्दोजहद करते हुए, दुनिया में उनका पैगाम पहुँचाने की पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान अपने तय ये जो मौजूदा हालात हैं, पर्टिकुलरली मोदी सरकार के बरसर इक़्तिदार आने के बाद इस पर आवाज़ उठाता रहा, लेकिन दुनिया कहने दीजिए कि इसे नज़रअंदाज करती रही। अब अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम हुआ है और मोदी को किसी की बददुआ लगी है कि मतलब दुनिया अब ज़रा अलर्ट हो गई है और पर्टिकुलरली मुसलमान ममालिक को उनका ज़रा ज़मीर जागा है। हाँ बिल्कुल, गुस्ताखी इतनी बड़ी उन्होंने की है कि उनका जो है इनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और ऑब्वियसली अब ये नज़र भी आ रहा है। अच्छा, वैसे तो हम सारी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो सप्रेस्ड हैं मोदी सरकार के नीचे, लेकिन ख़ास तौर पे मुसलमानों का तो आपको पता है कि बहुत ही बुरा हाल है। और ज़रा इसकी डिटेल में हम आपको जाके बताते हैं कि मुसलमानों के साथ होने वाली जुल्म और ज़्यादती जो है वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही और मोदी हुकूमत ने भारतीय समाज का सेक्युलर चेहरा जो है वो खुद ही से मेरा ख्याल है कि उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। मजहबी आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी समेत तमाम जमहूरी आज़ादियाँ जो हैं सिर्फ इस तबके के लिए हैं जो कि मोदी की फैशिस्ट जहनियत और हिंदुत्व का प्रचार करता है और तमाम अक़लियतें जो हैं वो गैर महफूज हो चुकी हैं। और ये एक्चुअली अगर आप सोशल मीडिया पे भी एक सेंस लेना तो ये फीलिंग भी आ चुकी है उनके अंदर। अच्छा, हम मुसलमानों की बात तो कर रहे हैं, मुसलमानों को तो कब से कर्ब किया जा रहा है, मतलब पब्लिकली लिंच किया गया, डंडे बरसाए गए, बीफ खाने के इल्ज़ामात लगाकर सड़कों पे मार दिया गया। फिर अब ये जो ताज़ा गुस्ताखी हुई है तो नाउज़ुबिल्लाह, फिर साथ ही दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी शामिल हैं, जिसमें सिख बिरादरी शामिल है, उनके साथ भी मोदी सरकार ने बहुत ही बुरा रवैया इख्तियार किया है। खैर जनाब, हिंदुत्व सोच परवान चढ़ रही है पूरे भारत में ही और भारत की हुक्मरान जमात इस्लाम दुश्मनी में इतनी आगे निकल चुकी है कि अब मुसलमानों के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कौमी मीडिया पर खुले आम गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। बीजेपी की तर्जुमान नौपुर शर्मा ने लाइव शो में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना गुफ्तगू की। इसी तरह एक और बीजेपी रहनुमा नवीन कुमार चंदाल ने भी ऐसा ही घटिया अमल किया जिसके खिलाफ भारत भर में मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया और बजाय इसके कि भारतीय हुकूमत अपने रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई करती, उल्टा मुसलमानों के खिलाफ ही 1500 केस बनाकर पकड़ धकड़ शुरू कर दी। लेकिन देखिए, नबी पाक की शान के गुस्ताखी का मामला फिर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैला और जहां मुसलमानों के साथ इतने अरसे से बुरा रवैया रखा जा रहा था, उन पर जिंदगी के दरवाजे बंद किए जा रहे थे, वहीं अब बिलाखिर ये वाकया लोगों की निगाहों के सामने आया। तमाम बहुत से मुसलमान ममालिक ने फिर इसमें आवाज उठाई। आपको ये बताएं कि पाकिस्तान समेत इस्लामी दुनिया की तरफ से शदीद रद्द अमल आ रहा है। खुसूसन खलीजी ममालिक ने भारत को इसकी औकात जो है वो याद दिला दी है बड़ी अच्छी तरह। इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC ने मुस्लिम दुश्मनी को शह देने वाले इस अमल की शदीद मजम्मत की है। OIC ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसी तौहीन आमेज गुफ्तगू करने और उनकी पुष्पनाही करने वालों का एहतसाब किया जाए। यानी कल हम ये जिक्र कर रहे थे कि उनको निकाल देना ये काफी नहीं है, उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। और पब्लिक अपॉलॉजी सबसे पहले तो आपको पता है ना, कतर ने इस बात का आगाज किया, फिर UAE, जॉर्डन, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और यू नेम इट, तमाम मुस्लिम ममालिक इस मामले में आपको पता ही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस की जहां बात आती है तो मुसलमान कट मरने को तैयार होते हैं। और यहाँ पर अपने आप को जमहूरी मुल्क कहने वाले या सेकुलर मुल्क कहने वाले ये इस तरह की हरकतें और हथकंडे अपनाएंगे तो भुगतना तो पड़ेंगे। अच्छा, साथ ही आपको बता दें खलीजी ममालिक के ऑब्वियसली हर मुल्क ने कुछ ना कुछ जो है वो मेजर्स लिए हैं, तो खलीजी ममालिक ने जी बॉयकॉट इंडिया मुहिम जो है वो पूरे जोरों शोर से शुरू कर दी है, बल्कि ये चल भी रही है। सोशल मीडिया पे हैशटैग्स भी चल रहे हैं। सुपर स्टोर्स भी भारतीय मसनूआत का मुकम्मल बॉयकॉट कर रहे हैं। शहरी भी सबसे यही अपील कर रहे हैं कि उनकी कोई चीज़ें आप यूज़ ना करें। सुने ज़रा, ये सेंटिमेंट जो है ना, अब ये
परवान चढ़ रहा है दुनिया भर के मुसलमान ममालिक में, और पाकिस्तान, इंडोनेशिया, खलीजी ममालिक ने भारतीय सफरा को तलब करके भी मामले पर एहतजाज किया है। मोदी हुकूमत ने मामलात की संगीनी को देखते हुए कुछ जरा कवर शॉट मारने की कोशिश की है। पार्टी रहनुमाओं को पार्टी से निकाल तो दिया है, ये दो जो हैं, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई अब तक अमल में नहीं आई है। और बात सिर्फ इन रहनुमाओं की नहीं है। एक्चुअली मोदी के दस्तरास्त योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की तकरीरें उठाकर देख लें, मुसलमानों के खिलाफ किस तरह इश्तियाल से भरी पड़ी हैं। ये आपने सुन लिया, मतलब इस किस्म की तो वहाँ गुफ्तगू आम शाम हो रही है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ बहुत अरसे से, ये तो अभी कुछ ज़्यादा ही कहे गए। ऑब्वियसली देखें, जब रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा तो फिर तो बात और भी ज़्यादा बढ़ेगी। अब दुनिया है ना रोकने के लिए, तो अब इनको ज़रा थोड़ा सा पता चल रहा है। आपको ये भी साथ साथ बताते जाएँ कि मुसलमानों के खिलाफ ये कुछ भी बोल दें, उन्हें पूरी आज़ादी हासिल होती है। अगर आप इंडिया में आजकल भारत में देखें, और मोदी हुकूमत को इस वक्त दुनिया भर में तनकीद का सामना है, और ये वही अरब ममालिक हैं जहां मोदी को तमगों से नवाजा भी जाता रहा है इन द पास्ट, अगर आपको याद दिलाएं। और वह तसलसल से खलीजी मुल्कों का दौरा भी करते रहे हैं, और भारत ने यूएई के साथ एक आज़ाद तजारती मुआहिदा भी कर रखा है। और इसके अलावा मोदी ने 2018 में अबू धाबी में पहले मंदिर के संगे बुनियाद भी रखा था। मतलब दुनिया जो है वो आपको एक्सेप्ट कर रही है, और आप ये नहीं कि दुनिया को वापस रिवॉर्ड करें, आप एक और टेंजेंट पे चले हुए हैं। तो अब दुनिया ने आपको बता दी है। सर्टनली इंडिया और खलीजी ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए जो ताल्लुकात हैं उसकी मिसाल करार दिया जा रहा था, लेकिन देखिए कि जिस हस्ती की शान में गुस्ताखी की गई है, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह पर सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता था कि इनके ताल्लुकात और इनके टाइज को कोई आंच नहीं आ सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने, हमने देखा कि किस तरह से मामलात बदल कर रख दिए हैं। एक फिगर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो गल्फ कंट्रीज के साथ इनके सारे मुआहदे हैं, दे आर वर्थ $189 बिलियन। मतलब ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। तजारत अगर आप देखें तो $189 बिलियन। तो अगर यहाँ बॉयकॉट हो गया आपकी इन हरकतों की वजह से, इनकी रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा आती हैं यहाँ पे। मतलब हर तीसरा बंदा या दूसरा बंदा दुबई में आपको काम करता हुआ इंडिया से उसका ताल्लुक होता है। भारत अपनी जरूरियात का 60% तेल भी खलीजी ममालिक से हासिल करता है। गैस की जरूरियात तकरीबन 85% हैं, जबकि ये खलीजी ममालिक भारतीय शहरियों की तरसीलात भेजने का एक अहम जरिया साथ हैं। जरा एक पर्सपेक्टिव भी हम लेना चाहेंगे, वरना तो ऑब्वियसली ये ऐसी बात है कि जिसमें हम 2 घंटे गुजार सकते हैं। मुशर्रफ जैदी तज्जियाकार हमारे साथ हैं। मुशर्रफ, ये बताइएगा कि भारत में बरसरे इक़्तिदार पार्टी बीजेपी रहनुमाओं के इस्लाम मुखालिफ और गुस्ताखाना बयानात ने मोदी हुकूमत के लिए बैरूनी दुनिया में तूफान खड़ा कर दिया, और ये हम अभी पूरी एक तफसील ले भी रहे हैं। दुनिया भर में, ख़ुसूसन अरब दुनिया में बॉयकॉट इंडिया का एक रुझान भी शुरू हो चुका है, लेकिन बीजेपी के दोनों कायदीन की महज रुकनियत जो है वो मुअत्तल की गई है, उनको सस्पेंड किया गया है। ये काफ़ी है? नहीं हुमा, ये काफी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस रद्द अमल के बायस थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस हिंदुस्तान को मिल जाएगी। और हिंदुस्तान मार्केट है कि कोई भी मुल्क उनसे तिजारत करता हो वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो मुकम्मल तौर पे ताल्लुकात को काटे। लेकिन जैसे आपने खुद फरमाया, आप दोनों ने, ये जो हरकतें हैं, और मोदी सरकार, आपने ये भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मोदी सरकार 2014 में तो मोदी सरकार आई थी, लेकिन इससे पहले लेट 90s से एक तसलसल के साथ हिंदुस्तान में ये हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, जिसकी बुनियाद मुकम्मल तौर पे नफरत है, और वो नफरत जो है वो नफरत है जो आज से 75 साल पहले हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, और उससे 100 साल पहले सर सैयद अहमद ने, सर अल्लामा इकबाल ने, इन सब ने इसको प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट करने में उनको इतना मसला इसलिए नहीं हुआ कि ये वाले जो अनासिर हैं हिंदुस्तानी कल्चर में, ये उस वक्त भी जो है मौजूद थे, लेकिन उस वक्त इनकी मौजूदगी जो है वो एक बिल्कुल फ्रिंज एलिमेंट के तौर पे होती थी, और बहुत से लोग ये समझते थे, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी शामिल हैं, दीगर और मुसलमान जो है वो शामिल थे, वो समझते थे कि ये इतना फ्रिंज एलिमेंट है कि कभी ये टेक ओवर नहीं कर पाएंगे। अब वो ना सिर्फ मुकम्मल तौर पे टेक ओवर कर चुके हैं, बल्कि धड़ल्ले से सीनाजोरी भी करते हैं। और जो 2 अफराद जिनको पार्टी से निकाला गया है, उनकी ट्विटर टाइमलाइन पे अगर आप जाके देखें
तो उनकी कोई एज सच अपॉलॉजी नहीं है। वो एक नॉन अपॉलॉजी जो है वो इशू की है खातून ने, लेकिन उनका अभी भी जोर यही है कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, इंडिया के हिंदुओं के साथ बड़ी ज्यादती होती है और वो ज्यादती करने वाले मुसलमान हैं। तो ये जो बिल्कुल दुनिया को उलट करके हिंदुस्तानी अवाम को गुमराह किया गया है, उनके अंदर जहर जो है डाला गया है, उसकी एक मैनिफेस्टेशन ये रिएक्शन है। लेकिन मुझे ये डर है कि जो गुजरात में मोदी सरकार बनाने के लिए मोदी ने किया था आज से 20 साल पहले, उस तरह की कोई हरकत जब हिंदुस्तान में होगी तो ये एक बार फिर ये साइकिल जो है ये दोहराएगी, और उस तरह की हरकत जो है वो इनएविटेबल है, क्योंकि जिस सिमत में हिंदुस्तान जा रहा है उसके अलावा इसका कोई आउटकम नहीं है। जी सर्टनली, मतलब क्या ही, जो सब कुछ तो हो चुका, मतलब और क्या इससे बुरा हो सकता है। लेकिन यू नो दिस इज लिमिटलेस, क्योंकि नफरत की तो कोई बाउंड्री होती नहीं है, इसमें किसी भी हद तक आप आगे जा सकते हैं। अब जिस किस्म का रिएक्शन आया है पर्टिकुलरली खलीजी ममालिक की तरफ से, तमाम मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम ममालिक की तरफ से, बिला तफरीक कि वो किस रीजन में हों और क्या मामलात हों उनके भारत के साथ, सब ने रिएक्शन दिया है। आपको लगता है कि इंडिया के लिए ज़रा अनएक्सपेक्टेड था और इस रिएक्शन के बाद ज़रा मोहतात होंगे, या बस इन दो लोगों की रुकनीत ख़त्म करके मामला सेटल हो जाएगा, या मामला या फिर सिर्फ इस इक़दाम से सेटल नहीं होता हुआ नज़र आ रहा आपको? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक सरकार होती है और एक अवाम होती है। और चाहे जो भी निजाम हो हुकूमत का किसी भी मुल्क में, जो सरकार होती है उसको अवाम की जो मूड होता है उसको देख के चलना होता है, और जब वो नहीं चलते तो वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। हमने खुद ये अपने मुल्क में जो है एक्सपीरियंस किया है और बार बार करते रहे। लेकिन ये पूरी दुनिया का उसूल है, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो, चाहे वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी मुल्क हो, कोई किसी तरह के भी लोग वहां रहते हो, हुक्मरानों को अवाम का जैसे जैसे वो उनको उनकी जानकारी बढ़ेगी हिंदुस्तान के बारे में, तो ये मूड जो है ये एक एटीट्यूड में तब्दील होगा। लेकिन इसको 10, 15, 20 साल लगेंगे, इतनी तेजी से नहीं होगा। ये एक इंसिडेंट है, आपको और हमें पता है कि न्यूज साइकिल बहुत तेजी से गुजरती है। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, कल परसों खलीज में बात हो रही थी, अगले हफ्ते ये बात गुजर जाएगी और एक नया स्कैंडल या एक नई कहानी या कोई नया बिल्ली का वीडियो या कोई हॉलीवुड में कोई जो है ऐसी चीज होगी और हम सब की जो अटेंशन है वो वहां चली जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान में जो चीज मुनफरिद है वो ये है कि ये क्योंकि एक तसलसल है और इस तसलसल में कोई रोक टोक बिल्कुल नहीं है, और उनको उनका जो अवामी मैंडेट है उसकी बेसिस ही ये नफरत है। तो ये इस तरह की चीजें बार बार होंगी, तो जैसे जैसे होती रहेंगी ये जो रिएक्शन है ये एक एटीट्यूड में तब्दील होगा, लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात की जाए, मतलब एक इनसिंसियर अपॉलॉजी हो गई जी इन लोगों की तरफ से, एक रद्द अमल हम अरब मुमालिक में देख रहे हैं। आपको लगता है कि वो मोमेंटम इतना पकड़ सकता है कि यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो, कुछ ये जो एक्सट्रीमिज़म की लहर की जो शिद्दत है इसमें थोड़ी सी कमी आए, कोई रद्द अमल हम देखने को हमें मिलेगा? बिकॉज ऑब्वियसली अब सारे अरब मुमालिक अगर इस तरह बोल रहे हैं, बेशक आपका यू आर वेरी राइट कि कल को कोई और खबर आ जाएगी और थिंग्स विल पास, लेकिन इस वक्त तो मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग, इस वक्त तो बना हुआ है। तो इसका इट विल ओनली हैव टू बी यू नो, ये राइड ऑफ हो जाएगा या फिर इसका कुछ किया जा सकता है अभी? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं ख्याल हुमा कि ये इतनी तेजी से कोई मेजर चेंज जो है आएगी। असल में इसको समझने के लिए हमें हिंदुस्तान की जो सियासी रियलिटीज हैं उनको समझना जरूरी है। इशू सिर्फ ये नहीं है कि हिंदुत्व डोमिनेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है हिंदुस्तानी अवाम के अंदर, वो बस गई है, उनके अंदर डाला गया है। अवाम हर मुल्क की जो है बाय एंड लार्ज मासूम होती है, लेकिन अगर अवाम को जो है वो पिघला पिघला के उनके अंदर इंजेक्ट किया जाए 10, 15, 20 साल, अगेन हमारे यहाँ भी एक्सपीरियंस है, हमारे अंदर भी चीजें जो हैं वो इंजेक्ट करने की कोशिश की गई हैं। हमारी आवाम को सलाम है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंटली कुछ जो स्पेशली नफरत की बिना पर जो सियासत होती है या नैरेटिव्स होते हैं उसको रिजेक्ट करने की तकवीयत थी, वहां पे इतनी नहीं थी। अब इस चीज को रोकने के लिए अगर उम्मीद होती तो वो इसलिए होती कि हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है। आपने खुद देखा है कांग्रेस पार्टी जो है वो तहस नहस हो चुकी है, उनकी लीडरशिप जो है वही डायनास्टिक लीडरशिप है जिसके बारे में दुनिया भर में और ममालिक में भी, हमारे यहाँ भी जो है एक बड़ा सख्त एटीट्यूड रखती है मिडिल क्लास।
हिंदुस्तान में मिडिल क्लास बहुत तेजी से बढ़ी है, अब वो कांग्रेस की तरफ वापस नहीं जाएंगे और हिंदुत्व के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा चेंज जो है आएगी, लेकिन जरूर हिंदुस्तान की जो एलीट है, जो अशराफिया है, चाहे वो हिंदुत्ववादी क्यों ना हो, लेकिन वो ये जरूर सोचेंगे कि यार ये जो हमारी दोस्ती थी और हमारी मार्केट की स्ट्रेंथ थी, इसके अगेंस्ट जो इमोशंस हैं लोगों के, वो भी मैटर करते हैं। हालांकि ये चीज कोई इतनी मुनफरिद नहीं होनी चाहिए, कोई इतनी नई चीज नहीं होनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि वो खुद लोगों के इमोशंस इस्तेमाल करके एक अलग मजहब के वो बरसर इख्तिदार आए तो आए हैं, और ये जो इस्लाम का और नफरत हमारे दीन का रिस्पेक्ट करना जो है वो जानना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आपका मुशर्रफ साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, द फेस ऑफ इंडिया जिसको अगर आप बॉलीवुड भी थोड़ा सा कह सकते हैं ना, तो वहां से भी मुशर्रफ साहब भी बात कर रहे थे, जिक्र भी कर रहे थे, तो वहां से भी कुछ वॉइसेस जो हैं जो उठ रही थी, लेकिन अब जरा ज्यादा उठना स्टार्ट हो गई हैं। एट व्हाट कॉस्ट दो, बहुत सी आवाजें उठी हैं इन द पास्ट, हमने देखा है, फिर वो खत्म भी हो गई हैं। अभी रिसेंट एक जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्वीट है, बहुत बड़े स्टार हैं फरहान अख्तर बॉलीवुड के, और जिनका कहना है अ फोर्स्ड अपॉलजी इज नेवर फ्रॉम द हार्ट, मतलब इनसिंसियर अपॉलजीज की बात कर रहे थे, और यही अल्फाज कि जो माफी दिल से ना मांगी जाए, मतलब उसका क्या ही असर होता है, वो क्या ही माफी होती है। और ये जो दो बीजेपी के लोग, मैं तो उन्हें रहनुमा भी नहीं कहूंगा, जिनकी बात की जा रही है, जिन्होंने इस किस्म की तौहीन की है, उनके आप बयानात सुन लें, मतलब कोई रिमोर्स उनके बयानात में नजर आता नहीं है। हमारे साथ ऐसे हुआ तो हमने ऐसे बोल दिया, तो हमारे साथ ये हुआ तो हमें ऐसा करना पड़ा, ये है तमाम अपॉलजी। अच्छा, बॉलीवुड के स्टार्स एक्चुअली क्या कहते हैं, खासतौर पे मुसलमान स्टार्स जो हैं, और आपको पता है बहुत बड़े बड़े स्टार्स जो उनके हैं, द बिगेस्ट स्टार्स इनफैक्ट आई वुड से आर मुसलमान, वो क्या कहते हैं ये हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। हालत में जब आप एक दफा डूब जाएं, उसके बाद तो कोई भी। अच्छा, अब मूवीज पे आ जाते हैं। अब एक दो आपको पता है आए दिन इन लोगों की कोई नई मूवीज आ रही होती हैं, बड़े बड़े नाम भी होते हैं, तो अब दो मूवीज जो आ रही हैं, सम्राट पृथ्वीराज एक का नाम है और एक का नाम है बीस्ट, उसमें इस्लामोफोबिया है, और इस वजह से और एंड विद एवरीथिंग एल्स दैट इज हैपनिंग, मूवीज बैन होना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये पृथ्वीराज का आपको बता दें, कतर, कुवैत, ओमान, इन्होंने ब्लैंकेट बैन दे दिया। हालांकि बहुत बड़े स्टार हैं इसमें इंडिया के अक्षय कुमार हैं। और बीस्ट एक और मूवी जो आ रही है उसको भी बैन कर दिया, ओमान ने भी बैन कर दिया है, कुवैत ने भी बैन कर दिया है, और ये सिलसिला लगता है कि अब इनको किसी तरीके से तो ये समझाना पड़ेगा इंडिया को कि ये नहीं चलने वाली बात, तो अब हम आपकी प्रोडक्ट्स भी बैन करेंगे और हम आपकी मूवीज भी। नफरत का जब मवाद होगा, पर्टिकुलरली इस्लामोफोबिया पे मबनी ये फिल्में हैं, और इसमें सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ और नफरत भरी हुई है, तो उसकी वजह से ये इक़दामात उठाए गए हैं, पर्टिकुलरली कुवैत, ओमान और कतर की तरफ से। और बात ये कि जहां इस्लामोफोबिया होगा वहाँ यही रद्द अमल मिलेगा। मतलब बाकी दुनिया चल रही है, बाकी ट्रेड भी, सब कुछ दुनिया सही ही चल रही है, जब इस बात पे बात आ जाती है तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल है कि वो रिएक्शन जो है वो बड़ी अच्छी तरह सामने अब आना भी शुरू, मेरा ख्याल है कि अब समझ में आना शुरू हो गई होगी भारत को बात। बाज़ नौजवान होते हैं जिनको हम बड़े अरसे से हमारे जियो पाकिस्तान की फैमिली का वो हिस्सा हैं, और जब से उन्होंने कुछ सोचा, और वो सोच इतनी बड़ी होती है कि हम उन्हें प्लेटफॉर्म भी देते हैं, उन्हें इनकरेज भी करते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हुए में नजर आते हैं, तो फिर हमें बड़ी खुशी होती है, और फिर हम दोबारा से बात करते हैं। थोड़ा सा हम आपको याद दिलाएंगे कि जी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नौजवानों की 30% नुमाइंदगी होनी चाहिए, और इस अज़म के साथ एक नौजवान लड़की ने अपनी जद्दोजहद जो है वो 3 साल पहले शुरू की, और इस लड़की का अज़म है कि नौजवानों की 5वीं बड़ी आबादी में ये अब ज़रूरी हो गया है कि उनकी आवाज़ जो है वो पार्लियामान में भी सुनी जाए, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक उनका रिजॉल्व है, एंड शी अचीव्ड इट टू। और इस नौजवान ने एक बिल भी तरतीब दिया, और 3 सालों में हर पार्टी का दरवाजा खटखटाया, इलेक्शन कमीशन गई, सदर और वजीर आजम हाउस तक भी गई, लेकिन हर जगह मायूसी का सामना करना पड़ा। अब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने असम्बली राना इरदात ने शहीरा जलील का ये बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। एटलीस्ट ये पेश तो हुआ, पास होना ना होना ये तो बात की बात है, लेकिन इस पर बहस हो सकती है, इस पर डिस्कशन हो सकती है, इसमें कुछ वैसे फुटनोट वो कौमी असम्बली के अरकान का नाम है राना इरादत। देखिए नए नए नाम भी हम quite a unique name by the way. Yes.
I never, वैसे मुझे till date इसका मतलब नहीं पता. I've never heard this name before. Well, we are talking about something else. तो पहले उसकी बात कर लेते हैं. शहीरा से बात करते हैं. जी बिल्कुल, शहीरा हमारे साथ हैं. शहीरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन. और बड़ी खुशी होती है क्योंकि एक दफ़ा हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं और तब आपके ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ थे एंड यू न्यू एग्जैक्टली टू गो हाउ टू गेट वेयर यू आर गोइंग. तो बताइएगा कि ये पहले तो बता दें, ये सफ़र आपका चैलेंजिंग रहा या फिर आपको लगा कि बड़ा आसान था जब लोगों को कन्विंस करना शुरू किया? Assalamualaikum everyone. सबसे पहले तो हुमायूं अब्दुल्ला, thank you and to your team for giving me this platform. सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहा. सफ़र तो बहुत ही मुश्किल रहा. उसको मैं बार मतलब मैं बेसिकली 2019 में मैंने सफ़र बाकायदा शुरू किया था. 2019 में मुझे आइडिया आया था एक दफ़ा कि इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए कि यूथ कोटा होना चाहिए पार्लियामेंट्स के अंदर. फिर 2019 से आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इट. पूरी दुनिया की ग्लोबल लिटरेचर निकाली मैंने, एक्टिविस्ट से बात करी, रिसर्चर से बात करी और पूरे 1 साल के प्रोसेस के आखिर में कहीं जाके जो है ना एक ड्राफ्ट बिल तरतीब पाया. फिर उसको 2020 में मैं इस्लामाबाद में जब यहाँ मूव कर गई तो इस्लामाबाद में मैं पार्लियामेंटेरियन से मिलने लगी अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़. और 2020 से लेके 2022 की मई की 24 तारीख थी जब नेशनल असेंबली में फाइनली बिल इंट्रोड्यूस हुआ है. और अब स्टैंडिंग कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को ये बिल चला गया है, वहाँ रेफर हो गया है और अब ये वहाँ डिबेट होगा. सबसे क्रिटिकल स्टेज पे इस वक्त ये बिल है जो कि कमेटी स्टेज कहलाती है. तो अगर मैं इन अ नटशेल इफ आई कैन टेल यू, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था. इफ एनीथिंग इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज एज यू नो एज अ कॉमन पर्सन पाकिस्तान में, एंड आई वांट टू से दिस टू ऑल द यंग पीपल जो आपका शो देख रहे हैं, कि कोई भी इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम या स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है एक यंग शख्स को अगर अपनी आवाज़ पॉलिसी में शामिल करवानी है. कुछ प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं मगर साइलोस के अंदर अपने एको चैम्बर्स के अंदर मौजूद है. तो कोई कंसोलिडेटेड नेशनल लेवल पे इस तरह की कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है. तो जाना, पार्लियामेंटेरियंस को आइडेंटिफाई करना, उनके फ़ोन नंबर निकालना, उनसे मीटिंग्स लेना, फिर बिल पिच करना, इट वाज़न्ट ईज़ी. अच्छा, यही हम शहीरा आपसे पूछेंगे, ये प्रोसेस कितना मुश्किल होता है? मतलब वो लोग जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कहते हैं, आप और हम अवाम हैं, आप अगर कोशिश करना चाहें कि अपने किसी अवामी नुमाइंदे से रब्ता कर लें या उनसे कोई बात कहें या उनको कोई तजवीज़ दें, ये मतलब कि जुए शीर लाने के मुतरातिफ है. हाउ डिफिकल्ट इज इट? एंड ऑल्सो गेटिंग कनेक्टेड विद द राइट पीपल. वैसे तो आपको 10,000 लोग मिलेंगे लेकिन पीपल हु कैन मेक अ डिफरेंस. और राइट और रॉन्ग, मतलब गेटिंग कनेक्टेड टू एनी ऑफ देम इज हाउ डिफिकल्ट इज इट? इट्स वेरी डिफिकल्ट. अक्सर मेरे साथ ये होता था कि यू नो चूंकि मैं जब से मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था तो मैं अपने फेसबुक पे अपने सोशल मीडिया पे ना आई यूज्ड टू पोस्ट अपडेट्स फॉर द पीपल आउट देयर because that is literally the only platform I had. उस वक्त जब whenever any of my posts would you know get traction, जब मेरी किसी भी पोस्ट को अटेंशन मिलने लग जाती थी ना थोड़ी सी, तो ऐसा होता था कि कोई एमएनए, कोई सेनेटर, वो मुझे रीच आउट करते थे मेरे डीएम्स में या मुझे कमेंट करते थे कि हम इंटरेस्टेड हैं इसको टेकअप करने में, आप प्लीज़ हमसे रब्ता करें. राइट अवे विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड मैं उनसे रब्ता करती थी. बट दैट वाज इट, दैट वाज द डेड एंड. मैं उनसे रब्ता करती थी और फिर होता कुछ नहीं था. तो मैं मतलब एक पैटर्न था ये कि वो उस वक्त तो कहते थे, कमिट करते थे कि हम इसको तो अभी ये टेबल जो हुआ है, अभी किसको क्रेडिट देना चाहेंगी आप इसमें? I mean, frankly, I think एमएनए राना इरादत जो कि खुद एक यंग एमएनए है और मुझे इसी वजह से लगा कि उनके अंदर जो है ना वो कन्विक्शन थी कि यंग लोगों को पार्लियामेंट्री टिकट्स मिलने चाहिए. इसी वजह से वो जो है अग्री कर गए इस बिल को लेने में. कोई भी नहीं चाह रहा था कि इस बिल को टच भी करे. लेकिन राना इरादत साहब जो है ना पूरे साल वो मेरे साथ जो बैक एंड फोर्थ उनकी चलती रही, काफ़ी कोलैबोरेटिव प्रोसेस रहा था ये. बिल को हमने फाइन ट्यून किया, मैं वापस उनके पास लेके जाती थी. मगर पीटीआई तो अपने आप को कहती है नौजवानों की पार्टी है और अगर आपकी जो मुहिम है मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और पर्टिनेंट भी है. अगर हमने किसी को इसके साथ एसोसिएट करना होता, वी वुड हैव एक्सपेक्टेड पीटीआई बहुत आगे होगी इस चीज़ में. अच्छा, if I can like set the record straight, ये बिल बेसिकली 2 MNAs को इंट्रोड्यूस करना था. एक राना इरादत PMLN की, एक उज़मा जुदून है पीटीआई की. मगर चूंकि पीटीआई नेशनल असेंबली से रिजाइन कर गई है तो शी इज नो लॉन्गर देयर. लेकिन ऑल्सो मेरा एक्सपीरियंस कम से कम ये रहा कि पीपल्स पार्टी इज वन पार्टी जिनको रीच करना बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए बनिस्बत PMLN या पीटीआई का. राइट. अच्छा, अब बताइएगा शहीरा कि ये बिल जो है कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है. What's your expectation now? अब आप क्या चाहती हैं, किस तरह आप मैनूवर करेंगी, where do you want it to go?
ओके, सी द वेरी नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि ये बिल नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में डिबेट हो। इस बिल की 3 डिमांड्स है कि हर पॉलिटिकल पार्टी 30% टिकट्स दे 25 से 35 साल के नौजवानों को, उनकी इलेक्शन कैंपेन को फाइनेंस करे और उनको अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है, जहाँ एक्चुअल फैसले लिए जाते हैं, वहाँ 30% लीडरशिप दे। मेरी एक्सपेक्टेशन बेसिकली नेशनल असेंबली की प्रोसेस से इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मीडिया से या यंग लोगों से है कि इस वक्त बिल सबसे क्रिटिकल स्टेज पे है। अगर अभी हमने आवाज़ नहीं उठाई, इसको एक कंसोलिडेटेड मोमेंटम बिल्ड नहीं किया, पूरे 3 साल की मेहनत ज़ाया, लिटरली ज़ाया हो जाएगी। तो क्योंकि नेशनल असेंबली तो अपना प्रोसेस फॉलो करेगी, उसमें महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं और चंद दिनों में भी मामला हो सकता है। लेकिन अगर बिल पास भी हो जाए से कुछ साल के बाद, फ़ायदा कुछ नहीं है अगर यंग लोग पाकिस्तान के, स्पेशली मिडिल क्लास वर्किंग क्लास यंग लोग जो कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज से, एक्चुअली इकोनॉमिक डाउनटर्न से अफेक्टेड है, वो इसकी ओनरशिप नहीं लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आई रियली माई एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम द यंग पीपल एंड फ्रॉम द मीडिया इन पाकिस्तान के वो इसको ओन करें और इसको एक्चुअली स्प्रेड करने में हेल्प करें। शहीरा, हम आपके साथ हैं और हम आपकी प्रोग्रेस जो है वो फॉलो भी कर रहे हैं। हेंस वी हैड यू अर्लियर ऑल्सो जब आपके ये आइडियाज़ थे और अब आप यहाँ तक पहुँच गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। बहुत से हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो ऐसी ही लाइंस पे काम भी कर रहे हैं। इफ़ एवरीबडी गॉट टुगेदर, मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतरीन अच्छा काम जी, अभी हमारे पास जो भारत में ताज़ा वाक़या हुआ है तौहीद का, उस पर दुनिया भर से रिएक्शंस तो आ ही रहे हैं। मिस्र में जामिअतुल अज़हर की तरफ से भी रिएक्शन आया है जिसपे इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और साथ ही इसको ऐसे बिहेवियर को टेररिज्म कहा गया है और ये कहा गया है कि इससे आहिनी हाथों से निमटना होगा, वरना खाना जंगी की तरफ मामलात मुख्तलिफ ममालिक में जा सकते हैं। और इस किस्म के बिहेवियर को भारत में मौजूद रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से किसी भी तौर कबूल नहीं किया जा सकता। ये ग्रैंड इमाम ऑफ अल अज़हर यूनिवर्सिटी और इनका नाम है अहमद अली तैयब, इमाम अहमद अल तैयब जी, ये इनका नाम है एग्जैक्टली। आपको ये भी बता दें, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग डील कि हर क्वार्टर से, मेजर क्वार्टर से इसको कंडेम किया जा रहा है। मुल्की सियासी मामलात से आपको आगाह करते हैं। कोई खबर ऐसी ना देना जिसमें मैं स्माइल कर सकूं। मतलब मैंने आई वांटेड टू स्टार्ट दिस आवर एटलीस्ट विद अ स्माइल एंड एवरीथिंग गुड। देखिए, हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर जो बात हम करने वाले हैं उससे खुश हों, क्योंकि एक सूरत पैदा हो रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों में वापस आ जाए, क्योंकि उन्होंने जो फैसले किए थे वो तो बड़े मुतनाज़े हो गए हैं और पार्टी के अंदर से ही ज़राए के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग शदीद मुखालफत में उठ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि उस बंदे को सामने लाया जाए जिसने हमें मशवरा दिया कि हम वोटिंग में ना हिस्सा लें, ना हम असेंबली में बैठें और सारे प्रोसेस से ही बाहर निकल जाएं, और ना सिर्फ उस बंदे को सामने लाया जाए, उससे ज़रा पूछा जाए। इन अ नटशेल, एक मायूस कुन लॉन्ग मार्च के बाद तहरीक इंसाफ में बड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही है। आप बिल्कुल उसी की निशानदेही करें। इस्तीफों के मामले पर जमात के अंदर सवालात उठने लगे हैं। तहरीक इंसाफ के अक्सरियती जो अरकान हैं कौमी असम्बली में वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। कोर कमेटी इजलास पर बात करते हुए बाबर अवान इमरान खान को वज़ीर आज़म कह बैठे और फिर इसकी उन्होंने जो है एक्सप्लेनेशन क्या दी वो सुन लें। साफ कि कोर कमेटी की रहनुमाई की है चेयरमैन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने, इसलिए कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अभी तक वही हैं। प्राइम मिनिस्टर इंपोर्टेड नहीं हो सकता, जिस तरह कोई मरीज एक्सपोर्टेड नहीं हो सकता हुआ, वो कहानी भी खुलेगी। इसी तरह कोई प्राइम मिनिस्टर इंपोर्टेड नहीं हो सकता, सिर्फ हैट इंपोर्टेड हो सकता है। और जायदादें भी एक्सपोर्टेड हैं, आपके लूटे हुए पैसे वहां पे पड़े हुए हैं, उन्होंने एक दिन वापस आना है इंशाल्लाह। आप उनसे भी क्या पूछ रही, बाबर अवान साहब लौटे हैं? नहीं, मुझे अजीब लग रहा था इनका कहना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। सर आप कहाँ से आए हैं? तो ये मुझे अजीब बात लगती है, मतलब थोड़ा सा ये वो कौन सा होता है, वो कौन सा जो वो नहीं होता परिंदा जो बच्चे बास्केट में डाल के लेके जाते हैं, व्हाट बर्ड इज दैट? इसको कहते हैं, वेट करो, आई नो दैट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। जब याद आएगा तो बता भी देंगे। अच्छा, बहुत सारे इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। व्हाट आर यू इन क्लास 3? हाँ, मतलब इनफ ऑफ दैट, बट एनीवे बात तो आगे सुन लो। इतनी और भी लोगों ने बातें की जो हम आपको सुनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अरकान की राय है कि कौमी असेंबली का महाज छोड़ना जो है, अच्छा, एक एमएनए गलत फैसला है। उन्होंने जो है ऐसी बात कर दी है कि मैं तो डर गया हूँ। अब क्या सुना? और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने धमकी दी है, अब पता नहीं किसको कह रहे हैं, वो मुल्क चलाने वाले और उनके बच्चों को धमकी दी है उन्होंने। सो दिस शुड बी टेकन सीरियसली। अच्छा चलो देख लो।
इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है, तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। मतलब कि हेलो ये क्या बात क्या की है, आपको पता चल गया? वैसे इनको पता चल गया कि इन्होंने क्या बात की है। आगे नहीं ट्रैक कर लिया वैसे इन्होंने, वैसे वही तो कह रही हूँ ना कि अब इनको पता चल गया कि व्हाट डिड आई जस्ट से। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कल्ट फॉलोइंग है वो इसकी भी तौजीह पेश करेगी। वो कुछ ना कुछ ले आते हैं, कोई ना कोई बात आ ही जाती है। जरूरी नहीं है, वी हैव टू गिव देम, मतलब बहुत सी कुछ सेन फॉलोइंग भी है, वो एटलीस्ट ऐसी चीजों को तो बिल्कुल ही कह देते हैं कि दिस इज नॉट है, और बहुत सारी कल्ट फॉलोइंग भी है। हम एक और बयान को शामिल करेंगे। शेख रशीद साहब आपको पता ही है, वैसे आई वंडर हु शुड टेक हिज पेशन गोइयां सीरियसली एनी मोर, बट उन्होंने कहा है कि जी अब तो हम बजट के बाद कोई तहलका मचाएंगे, कोई नई हिकमत अमली के साथ सामने आएंगे। इस मुल्क में जो फ़ज़ा पैदा की जा रही है गरीब के गला घोंटने की, जो गरीब का गला घोंटा जा रहा है, इसको कॉल देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। 10-15 दिन इंतज़ार करें, इनको बजट देने दें, उसके बाद देखें क्या रिएक्शन होता है अवाम का। मुझे इलेक्शन इसी साल में दिखाई दे रहे हैं, मैं इलेक्शन को नज़दीक देख रहा हूँ और इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, इनसे हुकूमत नहीं चल रही। 10 जून को होगा बजट पेश, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि बजट के बाद जो है एक नई हिकमत अमली सामने लेकर आएंगे, और लेट्स सी क्या होता है। और कुछ हम सर्वेस जो इस दौरान किए गए हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। अवाम की अक्सरियत भी इमरान खान से मुतालबा कर रही है, जैसे कि इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का ताज़ा सर्वे बता रहा है कि 60% अवाम ने लॉन्ग मार्च का आइडिया मुस्तरद कर दिया है। दूसरी मरतबा लॉन्ग मार्च का आइडिया अक्सरियत ने कौमी असम्बली में वापस जाकर जद्दोजहद करने की तजवीज़ दी है। अच्छा, 23% जो है वो 23% अवाम लॉन्ग मार्च के हामी नजर आए हैं। तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स में भी लॉन्ग मार्च पर जो है वो बटे हुए हैं। एक्चुअली लो अगर देखा जाए 48% ने हिमायत की, 44% ने असम्बलियों में जाकर मुकाबला करने पर जोर दिया। सर्वे में 54% पाकिस्तानी इमरान खान के फौरी इलेक्शन के मुतालबे के हामी नजर आए। शायद इसकी वजह मुल्क की ऑब्वियसली माशी सूरत हाल भी हो सकती है। इत्तेहादी हुकूमत के आने के बाद आम आदमी की मुश्किलात मजीद बढ़ी हैं। पेट्रोल 210 रुपये लीटर हो गया है, डॉलर ने भी डबल सेंचुरी कर ली है, ये नीचे आ ही नहीं रहा। महंगाई की शरह जो है वो 20% पर पहुंच गई है, जबकि बिजली की फी यूनिट कीमत 24 रुपये जा पहुंची है। कोई चीज़ इस वक्त ऐसी नहीं है जो हम आपको बताएं which seems promising। साथ ही मरियम औरंगजेब का क्या कहना है? उनकी तरजीहात, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और ही हैं। मतलब इनफ ऑफ दिस फराह खान और 5 किरात और 3 किरात। भाई अगर आपके पास सबूत हैं, आप ये चूहे बिल्ली का खेल करना बंद करें, आप उनको वापस लाने का इंतजाम करें, आप कहीं मुकदमा दर्ज कराएं और अवामी मसाइल पे अब बात करना शुरू करें। बताएं हमें कि 16-16 घंटे लाइट क्यों नहीं आ रही है। हम बहुत बार इससे पहले हुकूमत में भी कह चुके हैं, उससे पहले भी सारों को कह चुके हैं कि जिस ओहदे पे आके आप लोग बैठते हैं ना, तो उसका मान तो रखें, बात उसकी करें। तो तर्जुमानी आपकी मुस्लिम लीग नून की नहीं होनी चाहिए, आपकी पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए कि क्या हुकूमत है पाकिस्तान की। तो जरा देखें, ये खाली अंगूठी का मामला नहीं है या तोशा खाना की घड़ी बेच दी गई, ये खाली घड़ी का मामला नहीं है, बल्कि ये वो तमाम चीज़ों की अक्कासी करता है कि किस तरह इस नेक्सस ने, जो इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी साहिबा का जो नेक्सस था, वो पंजाब में और वफाक की सतह के ऊपर लोगों को फेवर्स देने के लिए, लोगों से अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए, डील्स करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। जहाँ हम कहते थे कि बनी गाला में रूहानी अमलियात हो रहे हैं, ये ज़द आम बात थी, ये वहाँ असल में करप्शन अमलियात हो रहे थे। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान ली, आप ये बात 12 मरतबा दोहरा चुकी हैं। इस सिलसिले में कार्रवाई करें और फिर हम सबको बताएं कि आपने क्या कार्रवाई की है। और दूसरी बात यह है कि अवामी इशूज़ अब बहुत कुछ और हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सो कॉल स्पोक्स पर्सन आके घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और पुरानी हुकूमतों की दास्तानें सुनाते थे कि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, और निकलता उन प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी कार्रवाइयों में भी कुछ नहीं था, तो लोग उनसे भी बोर होना शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भी तकरीबन 3.5 साल यही किया और आपने भी यही शुरू किया हुआ है। तो बराए मेहरबानी उनसे कुछ इबरत हासिल कीजिए और अपने मामलात को सीधा करें। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात याद दिला दी है, बिकॉज अगर एक कंसेंस, वैसे तो हम आपको सर्वे दिखा रहे थे, लेकिन एक जनरल आपको एक सेंस दे दें
तो एवरी पाकिस्तानी वांट्स टू रियली मूव ऑन, क्योंकि उसको अब ये यकीन होता जा रहा है कि ये लड़ाई जो है ना ये ऊपर लड़ी जा रही है और पिस अवाम रही है और सारा नज़ला जो है वो अवाम पे गिरता है और उन्हीं को पे बैक भी करना पड़ता है। वाई? तो ये सवाल जो है मेरा ख्याल है कि सर्वे किस पे भी बनता है कि डज द अवाम ट्रस्ट एनी वन ऑफ द लीडर्स? तो ये भी एक चीज़ है जो कि मेरा ख्याल है हो जानी चाहिए। हमारे दोस्त अयाज अकबर यूसुफजई हमें ज़रा PTI की खबरों से आगाह रखते हैं इस्लामाबाद से, उनसे ज़रा जानते हैं कि जो इजलास हो रहा है और ये जो खबरें आ रही हैं ये मामला कहाँ तक जा सकता है और किसको पिन पॉइंट किया जाएगा अल्टीमेटली? कौन था जिसने गलत मशवरे दिए? 2-3 लोगों का पहले भी नाम दिया जा रहा था, जिसमें एक तो वो है जिनका जो एक ही बंदे की पार्टी है, जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं है PTI से, मतलब सिर्फ इत्तेहादी हैं। सो बताइएगा अयाज, क्या क्या है आपके पास अंदर की खबर? और ये भी बताइएगा कि इस वक्त आप कहाँ हैं? इस्लामाबाद में। हाँ, आई नो, बट आई कैन सी एट सम वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। जी जी, मैं हुमा नामालूम मकाम पर हूँ और इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। अच्छा जी, ऐसा है कि जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तकरीबन 14-15 दिन बाद जो है वो बनी गाला वापस तशरीफ ला चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने पहली एक्टिविटी कोर कमेटी की मीटिंग की। कोर कमेटी मीटिंग के अंदर कोई ऐसी खातिर खा बात नहीं, वही पुराने जुमले है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानना और इसको टफ टाइम देना है और जो भी अब तो हमें रट गई वो तमाम चीजें। शायद आपको पता होगा कि मैं आगे क्या कहने वाला हूँ। अभी जी बिल्कुल, जो आगे क्या होना है इसमें जो चीजें सामने आ रही हैं अब्दुल्ला, वो यही है कि अब ये क्वेश्चन मार्क रेज होना शुरू हो चुका है कि वो कौन थे जिनके कहने पे वजीर आजम का जो अदम एतमाद हुआ, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ वजीर आजम का, उससे किसने रोका, वहां पर वोटिंग से वॉकआउट किसने करवाया, वो कौन था, साथ साथ फिर असेंबलियों से इस्तीफे किसके कहने पे दिए गए, असेंबलियों में वापस क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, वो तमाम क्वेश्चन अब रेज होना शुरू हो चुके हैं। मेरे कोई 8 से 10 पार्लियामेंटेरियन से बात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो बहुत ज्यादा बेताब है असेंबली में जाने के लिए वापस। वो कहते हैं कि हम सियासतदान हैं और सियासतदान को असेंबली के बाहर रखना ऐसे ही है जैसे मछली को पानी से बाहर रखना है। तो लिहाजा हमारा अब यहाँ हमारी कोई वक़्त नहीं है, हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं है कि हमें कोई हल्के में आप सलाम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम असेंबली में है ही नहीं, हम उनके लिए कुछ करवा नहीं सकते, उनकी आवाज़ असेंबली में जो है वो उनके लिए निकाल नहीं सकते। तो हमने आखिर बैठ के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर या इस किस्म के जो अब जुमले हैं, अब ये बड़े पुराने हो चुके हैं, अब इसका इम्पैक्ट खत्म होना शुरू हो चुका है, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत अगर इन्होंने कहा है तो वो तो सस्टेन कर रही है जैसे भी है, वो अब चल रही है आगे। बजट भी उन्होंने पेश करना है, पहले तो कह रहे थे हम बजट पेश नहीं करने देंगे। अब वो कौन थे? देखिए जी, जो हमें उन्होंने बताया वो कहते वो नॉन इलेक्टेड लोग जो वज़ीर आज़म के करीब हैं, जिनके सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो अब भी जिसमें उन्होंने मतलब उनके सबसे ज्यादा करीब उनकी तरह साये के साथ उनके साथ चिपके रहने वाले शहबाज गिल, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका स्टेक ही कोई नहीं है ना, जिन्होंने अपना बैग उठाना है और घर चले जाना है। उसके बाद बाबर अवान साहब जो उनको कानूनी मशवरे दे रहे हैं, जिनका कोई स्टेक नहीं है, जिनका कोई हल्का नहीं है, जिन्होंने किसी को जवाब दे नहीं होना, उन्होंने जाके किसी से वोट नहीं मांगना। उन्होंने फवाद चौधरी को भी आड़ा हाथों लिया कि फवाद चौधरी साहब क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री नहीं रही तो अब उनके लिए असेंबली में रहना या कहीं बाहर रहना एक ही बराबर है। वो जो प्योरली पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने हल्के की सियासत करनी है, जिन्होंने हल्के में वापस जाना है, लोगों को मुंह दिखाना है, लोगों को जो 5 साल पहले उन्होंने 4 साल पहले लोगों से वोट लिया था, वो ये कहते हैं, उनसे जो हमारी बात हुई उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही गलत फैसला है, हमें असेंबली में वापस जाना चाहिए। और ये जो वन वे ट्रैफिक चल रही है कि उन्होंने अपना बकौल उनके जो उन्होंने अपना पोजीशन लीडर बनाया हुआ है और तमाम फैसले करवा रहे हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि जो हम ये एहतजाज कर रहे हैं और हम असेंबलियों से बाहर है, इसका मतलब है कि हम इसी हुकूमत को एक ओपन रास्ता दे रहे हैं कि आपने जो लेजिस्लेशन हो सकता है बिल्कुल। ये बॉटम लाइन यही एग्जैक्टली बात है आज़ाद पर पहले भी हो रही थी। मतलब ये जब इनका फैसला शुरू में आया था, महीना डेढ़ जो गुजर गया है, तब भी ये हो रहा था कि आप इररेलेवेंट हो जाएंगे अगर आप सिस्टम का पार्ट ना रहे। अच्छा, आगे का क्या? क्योंकि शेख रशीद का ये कहना है कि आगे का जो लाहे अमल होगा वो हम 10 जून यानी बजट पेश होने के बाद डिसाइड करेंगे, तो कुछ डिसीजंस तो ली गई होंगी। देखिए जी, अब होने क्या जा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जो इन्होंने एहतजाज करना था, लॉन्ग मार्च करनी थी, वो उसका तो कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं इस गर्मी में कि मुझे 5 मिनट मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। प्रोड्यूसर से पूछे, मैं इशारे कर रहा हूँ कि जल्दी करें कि इस गर्मी के अंदर जो 43 था कल, इसमें कौन लोग कितनी देर सस्टेन कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। अब पीटीआई करने वो जा रही है कि उस पावरफुल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करने जा रही है ताकि उन पे ये प्रेशर बिल्ड किया जाए, उस इंस्टीट्यूशन के सरबराह को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, ताकि
वो मजबूर हो के इनको मजबूर करें कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। कल आपने प्रेस क्लब के बाहर देखा जो ड्रामा लगा, उस ड्रामे के बाद आप देख लें कि कड़ियां कहां से कहां मिलती हैं कि उनको ये लगा कि वो लोग जो हैं वो पावरफुल इंस्टीट्यूशन के लोग इनसे ब्लैकमेल नहीं हो रहे, तो उन्होंने उन्हीं के साबिक लोगों को सामने लाकर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और अब आगे यही है, उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि किस तरीके से एक नैरेटिव को इस तरह बिल्ड किया जाए कि वो मजबूर हो जाएं और इस मौजूदा हुकूमत को कहें कि असेंबली तहलील करें और फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करें। बाकी मुझे नहीं लगता कि पीटीआई के पास आगे कोई मंजन बेचने के लिए मौजूद है। लॉन्ग मार्च उन्होंने करके देख लिया जो फ्लॉप हो गया, जल से उन्होंने तमाम करके देख लिए, कुछ भी नहीं है अब उनके पास। एग्जॉस्टेड ऑल देयर ऑप्शंस। अयाज अकबर यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया और ज्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे क्योंकि आप बहुत धूप में खड़े हैं। वी रियलाइज दैट बातें तो ऑब्वियसली बहुत सी हैं लेकिन बहुत शुक्रिया आपका अयाज। और आप ये सही कह रहे हैं, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जलसे में कह चुके हैं कि अवाम जानते हैं कि ताकत किसके पास है और अवाम आपको मतलब अवाम आपसे सवाल पूछेंगे और कभी वो इस तरह की बातें आपको पता ही है कर ही रहे हैं, रिसेंट उन्होंने की हैं। और वो इस्टेब्लिशमेंट को अयाज का भी यही कहना था कि किसी न किसी तौर अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं कि वो किसी तरह इस सिस्टम में मुदाखलत करें और फिर असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शन कराए जाएं। नाउ हम एक और बहुत गर्म जगह पे जा रहे हैं और वहाँ भी हमारी एक कॉरेस्पॉन्डेंट धूप में हमारा इंतजार कर रही हैं और हम ये जुल्म नहीं कर सकते अपने लोगों के साथ। जी मुल्तान में आपको जल्दी से याद दिला दें, 14 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ जो है ये वनडे सीरीज कल से शुरू होगी। एक्चुअली पहला मैच कल होगा, लेकिन हमारा अभी भी यही सवाल है कि इतनी गर्मी में मुल्तान में ये कैसे होगा। तो हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट है मेमूना सईद, शी इज वेटिंग फॉर अस। मेमूना बताइएगा क्या तैयारियां हैं एंड आई होप आप खुद छांव में खड़ी हैं। नहीं हुमा, मैं बिल्कुल धूप में खड़ी हूँ और इस वक्त भी जो मुल्तान का दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा जो आज दर्जा रहेगा वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और आज ही नहीं, आपको पता है कि 10 जून, 12 जून और 8 जून ये 3 रोज़ होंगे जब पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ जो है ODI सीरीज़ होने जा रही है। इन 3 दिन में मैचेस होंगे और तीनों दिन जो है मौसम शदीद गर्म रहेगा। तकरीबन कल जो है पहला मैच होने जा रहा है शाम 4 बजे, तो 46 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस वक्त दर्जा हरारत होगा। और आइंदा जो 2 मैचेस होंगे उन दिनों जो है जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई है उसके मुताबिक 44 डिग्री सेंटीग्रेड में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट मैच खेलेंगे। अगर बात की जाए कि इतनी शदीद गर्मी है तो इसमें जो है मैच हो रहा है इस्लामाबाद में होना था। ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद के जो मैचेस हैं, जो मौसम है वहाँ का वो मुल्तान से कदरे बेहतर है, लेकिन क्योंकि वहाँ जब ये कैंसिल हुआ और अचानक यहाँ मुल्तान में शिफ्ट करना पड़ा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इस ODI सीरीज़ को, तो यहाँ पर जो है ज़िला इंतज़ामिया ने फौरी तौर के ऊपर इक़दामात का आगाज़ किया। इंतज़ामात तो मुकम्मल हो चुके हैं। इस वक्त भी पुलिस जो है वो क्रिकेट स्टेडियम के बाहर तैनात कर दी गई है और तकरीबन जो है 6000 पुलिस एहलकार ड्यूटीज़ सर अंजाम देंगे। 12 जून तक जो है मुख्तलिफ़ अज़ला से भी पुलिस एहलकारों को बुलाया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो खिलाड़ी हैं 5 जून को 2 रोज़ कबल जो है यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुँच चुकी है और वो उनका कल प्रैक्टिस सेशन भी रहा है। आज जो है प्रैक्टिस इन लोगों को शायद अपने होटल की लॉबी में ही कर लेना चाहिए क्या एक्चुअली ग्राउंड में आके इन दोनों टीमों ने अभी तक प्रैक्टिस की है, क्योंकि वो एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन होगा ऑफ व्हाट्स टू कम। नहीं देखें, होटल के अंदर प्रैक्टिस करना तो उनके लिए मुश्किल होगा, इसलिए कल भी जो प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस सेशन वो ग्राउंड के अंदर ही किया गया। आज वेस्ट इंडीज़ की प्रैक्टिस सेशन है वो भी ग्राउंड में ही होगा और कल इनका बाकायदा जो है वो मैच होगा। इस हवाले से यहाँ पर जो 23,000 से ज़ायद शायकीन क्रिकेट जो है वो मैच देखने स्टेडियम पहुँचेंगे। और मैं आपको ये बताऊँ कि इतने गर्म मौसम में यहाँ तो मतलब लड़कों का तो इम्तिहान है। मुझे तो मैं सही बताऊँ मेमूना, मुझे तो स्ट्रेस होगा। मैं तो ये शाम 7 बजे के बाद मैच देखना शुरू करूंगा क्योंकि मेरा देखने मतलब से भी गर्मी लग जाती है। नहीं देखने से आई वुड गेट एक्चुअली स्ट्रेस्ड कि इतनी 46 डिग्री सेंटीग्रेड में इनको पकाने के लिए यहाँ छोड़ दिया है। और एक तो होती है ना क्रिकेट के जब हो रहे होते हैं मैचेस तो उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा होता है। मतलब एक बाहर से टीम आई होती है, कुछ खाने चल रहे होते हैं, कुछ उनको एंटरटेनमेंट करना होता है। सबसे बड़ी बात है कि मुल्तान के रहने वाले वो कितने पुरजोश हैं जरा धूप ढलने के बाद इन मैचेस में आने के लिए। हाँ मेमूना ये भी बताइए।
देखिए, मुल्तान का ये सूरत हाल है कि 4 बजे अगर मैच स्टार्ट होना है तो यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम के बाहर पार्किंग की इजाज़त नहीं दी गई है। और यहाँ क्रिकेट स्टेडियम से चंद किलोमीटर के फासले पर एक फातिमा जना कॉलोनी है जहाँ पर तमाम शायकीन क्रिकेट की पार्किंग के लिए इंतजाम किए गए हैं। वहाँ से ज़िला इंतज़ामिया जो है उनके लिए रूट्स पर बसेस चलाएगी। 1 बजे वो बस सर्विस स्टार्ट होगी जो तमाम शायकीन क्रिकेट को क्रिकेट स्टेडियम तक लेकर पहुँचेगी। तो अब आप ये देख लें, अगर टिकट्स की हम बात करें तो ये टिकट्स ना सिर्फ मुल्तान बल्कि रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, खानेवाल समेत जनूबी पंजाब के तमाम अजला में सेल हुई हैं। तो इट्स मीन के साउथ पंजाब के तकरीबन जितने भी अजला हैं वहाँ से शायकीन क्रिकेट जो मैचेस देखने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। और ये मैच जो है क्योंकि 50-50 ओवर्स का होगा तो तकरीबन 9 घंटे का जो है ये एक दिन का मैच होगा। और 9 घंटे तक जो शायकीन 1 बजे तक आना ही पड़ेगा या शाम में भी आ सकते हैं या कोई टाइम फ्रेम है इसके बाद? 1 बजे से स्टार्ट होंगी वो बस सर्विस। 1 बजे शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम ले जाने के लिए सर्विस स्टार्ट कर दी जाएगी और 4 बजे तक तमाम शायकीन क्रिकेट जो स्टेडियम आ रहे होंगे उनको यहाँ पहुँचना होगा। उसके बाद तमाम डोर्स को क्लोज कर दिया जाएगा। कितने बजे तक क्लोज कर दिया जाएगा? दोबारा प्लीज बता दें हमें स्टेट। 4 बजे जो है स्टेडियम के डोर्स को क्लोज कर दिया जाएगा। अच्छा, फाइनल सवाल मैमूना इस दौरान जी, मैमूना फाइनल सवाल, और आप भी बड़ी गर्मी में खड़ी हैं और हमें उसका भी एक्चुअली रियलाइजेशन हो रही है। खाने पीने का क्या एहतमाम होगा? मतलब इतनी 2 सेकंड में तो चीज़ ख़राब हो जाती है इतने गर्मी में, तो क्या वहाँ पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, कोई इस किस्म की चीज़ें स्टेडियम में मौजूद होंगी लोगों के लिए? देखिए, स्टेडियम के अंदर तो जो है कोई स्टॉल्स लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। इवन यहाँ तक के तो बाहर से भी ला नहीं सकते तो क्या करेंगे? भूखा प्यासा भी मारना है इन्होंने। सिर्फ बाहर जाकर जो है जो शायकीन क्रिकेट हैं वो कुछ खा पी सकते हैं। स्टेडियम के अंदर अगर कोई बैग्स के अंदर भी उनके जो है कोई खाने पीने की चीज़ें होंगी तो वो उन्हें सिक्योरिटी के जो एहलकार होंगे वो उनसे ले लेंगे। लिहाजा अंदर सिर्फ पानी के अलावा उन्हें कोई चीज़ लाने की इजाज़त नहीं होगी। अगर बात की जाए कि जो यहाँ पर प्लेयर्स खेल रहे होंगे। जी एक्चुअली थैंक यू सो मच। आई नीड टू लेट हर गो बिकॉज लुक एट हर, वो इतनी गर्मी में खड़ी हुई हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। और मेरी कमिजरेशन उन शायकीन क्रिकेट के साथ भी है ऑलरेडी जो जाएंगे देखने, ज़रूर जाएं। लेकिन ये बड़ा टफ होता जा रहा है, ये मुझे ये आई डोंट नो, मैंने आपको कहा है मुझे तो लिटरली द वेरी थॉट ऑफ इट is very stressful. Thank you मैमूना, प्लीज चली जाएं। अब आप पानी पिएं, अब आप साइड में जाएं। यस थैंक यू मैमूना। पानी पिएं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। सारे जो आज देखने भी जा रहे हैं मैच, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और बी सीरियस अबाउट दिस गर्मी। मतलब मैच तो अपनी जगह है, कल कराची वाला जो इंसिडेंट है ना, जो रिसेंट हुआ था स्ट्रीट क्राइम का, जिसमें पॉइंट ब्लैंक उस बच्चे को गोली मार दी थी, गर्दन में गोली उसके आर पार हो गई। मतलब लिटरली आई वाज स्पीकिंग टू माई मदर येस्टरडे और वो मैंने पूछा आप क्यों स्ट्रेस्ड हैं या उदास हैं? कहती है मैं मेरे जहन से निकल ही नहीं सकता। और किसी भी माँ के लिए, माँ होना ज़रूरी नहीं है, इंसान होना ज़रूरी है। उस विजुअल को देख के आप दर्द ना महसूस करें या आपके जहन पे वो ना सवार हो जाए। मतलब क्या ही करें कि कराची के शहरियों की किस्मत ऐसी कोई अच्छी नहीं है। जब स्ट्रीट क्राइम का निशाना शायद ही कोई वक्त है या शायद ही कोई ज़माना हो ना बनते हों। शहर में दहाइयों से जारी है लूट मार, छीना झपटी, और इस पर पता नहीं कौन कंट्रोल कर पाएगा। पुलिस तो अब तक और दीगर लोग तो कर नहीं पाए। आपको जरा स्टैट्स पे कुछ बताते हैं कि जी इसी साल की अगर बात हो रही है तो पिछले 5 महीने की बात अगर हम करें तो कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की मजमूई तौर पर 34,411 वारदातें हुई हैं। अंदाज़ा करें, मतलब एक दिन में खुद ही डिवीज़न लगा लें आप कि अभी हम ये साल कहाँ तक पहुँचा है। और वारदातें आप देखें कि 34,411 क्रॉस हुई हैं सिर्फ। अच्छा एग्जैक्टली कितनी दफ़ा तो अल्लाह माफ़ करे जब हमारे साथ हो, अल्लाह ना करे या किसी और के साथ हो, तो हम FIR नहीं भी कटवाते, बस रोज़नामचा होता है और ID कार्ड लिखवा देते हैं। मतलब अब बाज़ लोग वो भी नहीं कराते क्योंकि उनका अगर ID कार्ड या ATM वगैरह नहीं जाए तो तब भी नहीं कराते। हाँ, लेकिन एक फुटनोट कल ही हमारी बात हो रही थी और ये तो करना ही है, ये ज़रूर करना है। ये गलत चीज़ होती है जो की जाती है। DIG साउथ से कल हमारी बात हो रही थी और उनका ये कहना था ये दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू कि जब आपके साथ कोई हादसा हो तो उसको रिपोर्ट ज़रूर करें ताकि हम भी उस चीज़ के उसी तरह पीछे पड़ सकें। साथ ही आपको बता दें कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत काफ़ी अरसे से सेफ सिटी और मुजरिमों की ई टैगिंग जैसे इकदाम पर गौर कर रही है, लेकिन
एक्चुअली अमली तौर पर कुछ खास हुआ नहीं। अमेरिका और दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसे होता है जिन लोगों को पे उन्होंने नजर रखनी होती है, उनको पहना देते हैं कोई चीज़, और जब वो चीज़ उतारते हैं या तोड़ते हैं वो टूटेगी उतरेगी नहीं। जब वो तोड़ते हैं तो डायरेक्ट अलार्म बचता है एंड दे गेट टू नो कि भाई ये कहाँ हुआ है, और उसके बाद वो मॉनिटर कर सकते हैं इन लोगों को। क्या ही करें। इसी बात पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है तला हाशमी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से बात की है और देखते हैं क्या कह रहे हैं। या वो क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। ई टैगिंग का मंसूबा था, पुलिस ने अब इसको आपके एफर्ट्स ही, आपने 2 साल कबल इसको इस ड्राफ्ट को तैयार किया था, ये बेसिकली मंसूबा है क्या और आप इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे? जो रिपीट ऑफेंडर है, यानी कि वो कुछ शेड्यूल में हमने कैटेगरीज डाली हैं, उसके अंदर जो शख्स बार बार वो जुर्म का मुर्तकब होता है या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, तो उस केस के अंदर पुलिस या प्रोसिक्यूटर अदालत से रुजू करेगा, अदालत को दरख्वास्त जमा कराएगा कि जी ये जो है इसने इतने ऑफेंसेस ये कर चुका है तवातुर के साथ, और अब हम इसके ऊपर इसको आप बेल देना चाहते हैं, आप बेल दे दें, लेकिन हम इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसकी मूवमेंट को हम लेट से मॉनिटर करना चाहते हैं ताकि हम जान सके कि ये क्या कार्रवाई कर रहा है। तो हुकूमत जो है अदालत की इजाज़त के साथ ये एक ब्रेसलेट कह रहे हैं आप, उसको लगाएगा या पैर पे आपके लगा दिया जाएगी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस, जिससे आपकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। बेसिकली जैसे गाड़ियों में, मोटर बाइक्स में ट्रैकर लगता है, उस तरह की ये चीज़ होगी। और इंशाल्लाह जो अगला इजलास हमारा सूबाई असम्बली का होगा उसमें इस बिल को पेश करके स्टैंडिंग कमेटी में मशावरत के साथ असम्बली से इसको इंशाल्लाह मंजूर कराएंगे। इस पर अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर एक्शन क्या होगा? अगर उसने डिवाइस को निकालने की कोशिश की तो एक तो फौरी तौर पर वो जो ट्रैकिंग इक्विपमेंट है उसको मुतला ऑटोमेटिकली हो जाएगी, पुलिस हरकत में आ पाएगी, कानून नाफिज करने वाले हरकत में आ पाएंगे। और सेकंड, एक और जुर्म का वो मुर्तकब होगा जिसके ऊपर अगेन कानूनी चारा जो इसके खिलाफ की जा सकेगी। इसी तरह का एक प्लान है जिसको हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहते हैं। एक तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करते हैं, वो किधर है, और अगर ये अपने वक्त पे कंप्लीट हो भी जाता है फिर भी इसमें 2 से 3 साल लगेंगे। इसका एक PC1 तैयार किया गया जिसमें अगेन पुलिस की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इनपुट थी। उस PC1 के तहत फ़ैसला ये किया गया क्योंकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उस इदारे के पास जो कि CCTV को ऑपरेट करेगा, तो ज़रूरत इस बात की है कि कोशिश हमें करनी चाहिए कि कोई सरकारी इदारा ये चीज़ करे। लाहौर इस्लामाबाद में सरकारी इदारे ने नहीं किया था। NRTC जो नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन है, जो हमारा सरकारी इदारा है, उसके साथ रुजू किया जाए। उसके लिए हमने काबीना से इसकी बात की, मंजूरी कराई, PC1 फाइनलाइज़ किया गया। तकरीबन कोई ग़ालिबन 28 अरब रुपए का PC1 तैयार हुआ है जो अब अप्रूवल स्टेजेस में है। वज़ीर आला सिंध से जब पुलिस हुकाम ने बात की है, जो हमारी सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताल्लिक़ अफसरान हैं, उन्होंने बताया कि शायद 3 फेजेज़ में ये चीज़ होगी। तो पहले फ़ेज़ में तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 अरब रुपए रिक्वायर्ड होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर ये पैसे प्रोवाइड करेगी ताकि आप पहले फ़ेज़ को कंप्लीट कर सकें, जिसके अंदर कराची के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, आपका रेड जोन, पोर्ट की आपकी इंस्टॉलेशंस, एयरपोर्ट वगैरह जो इंपॉर्टेंट आपके मकामात हैं उनको किया जाए, और फिर सेकंड और थर्ड फेज़ में इसको आप पूरे शहर में लेके जाएं। इसमें तला मैं समझता हूँ 2015 में हमने एक कानून पास किया था, जिसके बाद हमने प्राइवेट सेक्टर से भी इसके अंदर इनपुट ली, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी, जो कैमरेज थे, और उसका आपने नतीजा देखा कि जो अभी हालिया लकी स्टार वाला, यूनाइटेड बेकरी वाला बड़ा अनफॉर्चुनेट दहशतगर्दी का वाक़या था, उसके अंदर आपको तमाम वो CCTV फुटेज जो हमने कंक्लूड किया कि ये जुर्म किस शख्स ने किया था, दहशतगर्दी की कार्रवाई में कौन इन्वॉल्व था, उसकी तमाम आपके पास वीडियो फुटेज अवेलेबल है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, पुलिस ने बड़ा अच्छे तरीके से, CTD ने काम किया। तो ये इसके ऊपर काम हो रहा है, और नंबर शायद मैं गलत हो सकता हूँ, शायद कोई प्राइवेट सेक्टर के 3000 कैमरेज हैं जिसको इंटीग्रेट पुलिस ने किया हुआ है। ये तो थी मुर्तज़ा वहाब साहब की गुफ्तगू। अच्छा जी, वेरी प्राउड ऑफ आवर, हम ऐसी कहानी का इंतजार कर रहे थे और फाइनली हमें मौका मिला करने के लिए। जी, आपको हमने बताया था कि 2022 के लिए फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में जगह बनाई है जी 4 पाकिस्तानियों ने, और 2 से तो हम बात कर भी चुके हैं। आज हमारे पास जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनका नाम है ज़ैन अहमद, और ज़ैन अहमद जो हैं वो रास्ता
के शरीक बानी हैं। आपको रास्ता के बारे में बताते हैं कि ये ब्रांड कपड़े डिज़ाइन करता है और ये लाहौर बेस्ड स्ट्रीट वेयर ब्रांड है जिसे 2018 में शुरू किया गया। रास्ता के डिज़ाइन किए हुए मलबूसात जो हैं, जो इनके कपड़े हैं, वो बॉलीवुड, हॉलीवुड, मतलब कि दुनिया के सेलिब्रिटीज ने पहने हैं। एंड द क्वेश्चन अराइजेज कि ये इतने कम टाइम में कैसे इन्होंने किस तरह इतना, और ये हम सारा कुछ जानते हैं इसकी शरीकबानी ज़ैन अहमद से ही हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, सबसे पहले तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, और सर्टनली जब भी कोई नौजवान हमारा दुनिया की सतह पर नाम रोशन करता है तो हम सबको मिल के उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। आपने हमें ज़रा अपनी मुख्तसरन जर्नी के बारे में बताना है। ब्रांड्स तो बहुत से आए, अब बड़ा अच्छा थ्राइव भी कर रहे हैं, बहुत से चले भी गए। आपका ब्रांड ऐसा क्या ख़ास है इसमें कि यू नो इट मेड हेडलाइंस अक्रॉस द ग्लोब और बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ इसके होकर रह गए और उन्होंने इसको पहना, एंडोर्स किया? जी, आई थिंक पाकिस्तान की जो एक रिप्रेजेंटेशन है ग्लोबल फैशन एरिना में, वो काफ़ी देर से लैकिंग थी, और जो बाकी की जो दुनिया है, इट हैज़ बीन लुकिंग एट पाकिस्तान फ्रॉम द लेंस ऑफ अ सप्लायर और अ वेंडर. You know, the best footballs in the world are made in Pakistan. Some of the best luxury brands actually produce in Pakistan, but the credit always goes to the brand and not the manufacturing country. So I basically thought to myself about 3-4 years ago, why is it that we're not able to tell our own stories and sort of just have ownership of our products and our craft and our artisanship? And that's where it pretty much started. And, you know, we started putting up photos on Instagram and just advertising in different countries and in Pakistan. And slowly we started to realize that there is an appreciation. डिजाइन फिलॉसफी के बारे में तो हम सुनना चाहेंगे, खास तौर पे क्योंकि आपने एक बड़ा कनेक्ट किया है विद व्हाट पीपल वांट टू वेयर, एक्चुअली नथिंग टू फ्लैशी, वेरी वेरिएबल स्टाइल्स। उसके बारे में भी हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कोई रिसर्च की थी कि दिस इज़ व्हाट पीपल वुड लाइक टू वेयर। इससे पहले ये बताइएगा कि आपकी अपनी क्या बैकग्राउंड है? सो दिस इज़ योर फर्स्ट यू नो प्रोजेक्ट, या इससे पहले भी आप कपड़ों वगैरह के बिजनेस में काम करते रहे हैं? अपनी कुछ बैकग्राउंड भी बताइए। I have no background in fashion, actually. I'm a political science major who did not even know the difference between a knit and a weave. I did not even know how to sketch when I first started out, and I had to teach myself all of these things. So it's just been a journey purely fueled by passion, I would say. जबरदस्त। तो ये तो आपके लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। मतलब इफ़ यू कैन ट्राई, तो हम चाहते हैं ज़रा एक ब्रॉडर ऑडियंस तक आपकी बात पहुंचे, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप हमें उर्दू में ही जवाब दें। दूसरा ये कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, जिसमें इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं, उन तक इस ब्रांड की पहचान कैसे हुई? मतलब बिल्कुल ही ऑर्गेनिक था, या फिर सर्टनली एक कामयाब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के नतीजे में भी ये सब कुछ हो सकता है, जिसका क्रेडिट अगर है ऐसा तो आप हमें बताइए, आपको देंगे हम। सो हम चाहते हैं कि हमारे और बहुत सारे ऐसे लोकल ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल सतह पे इस तरह पहचान बनाने की काबिलियत और सलाहियत रखते हैं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर तो आप यकीनन कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे जो कि is very true to you, और एक पाकिस्तान की भी एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, और अगर तो आपकी ब्रांडिंग भी एक अच्छे तरीके से की जा रही है, तो देयर इज नो रीजन कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर तक ना पहुंचे, बिकॉज इस वक्त जो डिजिटल अरीना है वो इतनी ग्लोबलाइज हो चुकी है, इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट विद स्टाइलिस्ट्स एंड सेलिब्रिटीज। तो रास्ता कभी यही था कि यू नो हमने कपड़े बनाए और वी नोटिस दैट हमें बहुत ज़्यादा ना अप्रिशिएशन आना शुरू हो गई फ्रॉम डिफरेंट स्टाइलिस्ट्स। फ़र्क ममालिक के जो स्टाइलिस्ट हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया कि हम आपके कपड़े चाहते हैं कि लाइक यू नो कुछ ख़ास सेलिब्रिटीज़ पहने, और वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होने शुरू हो गया था कि रास्ता के अंदर यकीनन कुछ ऐसी ना ऐसी चीज़ है जो कि इंटरनेशनल अरीना को काफ़ी एक तरह से वाव कर सकती है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे ज़ैन ख़ास तौर पे जब हमने रिज़ अहमद को, वैसे तो बहुत सेलिब्रिटीज़ ने पहने आपके कपड़े, रिज़ अहमद बहुत बड़ा नाम है हमारा इन हॉलीवुड, जब उन्होंने पहने तो मतलब एक वो आई बॉल्स भी आ जाती हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छे वेल ड्रेस्ड हमारे तो नहीं, खैर हॉलीवुड के पाकिस्तानी बेस्ड सेलिब्रिटी हैं, लेकिन आपके कपड़े उन्होंने पहने हुए तो मतलब इट वॉज अ वेरी विन विन सिचुएशन।
उन तक पहुंचाना, ये लिटरली डू यू जस्ट DM them कि यू नो दिस इज व्हाट आई डू, हाउ डज इट इवन वर्क आउट? शुरू में तो मुझे याद है जब हमने फ्रेंच मोंटाना तक कपड़े पहुंचाए थे, वो सारा क्रेडिट गोज टू आवर PR टीम, जिन्होंने फ्रेंच की टीम को DM किया और फिर आगे वहां से थोड़ी बहुत रिलेशनशिप बनी, एंड देन वी मैनेज्ड टू गेट द क्लोथ्स टू हिम। रिज के साथ द सिचुएशन वाज अ बिट डिफरेंट इन द सेंस के रिज's पर्सनल स्टाइलिस्ट जूली रगोलिया, she reached out to us. उसके बाद कुछ फिटिंग्स हुई, कुछ साइजेस के इश्यूज थे आगे पीछे इस तरह करके, सो काफी टेंशन वाला एक फेज था वो हमारे लिए, बट eventually Riz got the clothes, but what we started to see after that was that इन सेलिब्रिटीज के साथ जिन्होंने हमें स्टाइलिस्ट के थ्रू एंगेज किया था, उनके साथ एक हमारी पर्सनल रिलेशनशिप बन गई थी। अब रिज के साथ ब्रांड की एक बहुत अच्छी पर्सनल रिलेशनशिप है। ब्रांड की आप बात कर रहे हैं तो हाउ वुड यू डिफाइन योर ब्रांड? इट इज अ लग्जरी ब्रांड, क्योंकि हमने जो आपकी वेबसाइट, मतलब हम भी चाहते हैं आपके कपड़े पहनना, मगर हमने आपकी जो वेबसाइट देखी तो हमें लगा कि ज़रा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्राइसेस आर मेंशन्ड इन डॉलर्स एंड एवरीथिंग। सो ये आपकी डेलिबरेट चॉइस है कि आपने इसे एज अ लग्जरी ब्रांड ही मार्केट करना है इन फैशन वर्ल्ड? जी बिल्कुल, ये शुरू से यही नीयत थी कि रास्ता को एज अ कंटेम्प्रेरी या लग्जरी ब्रांड की नज़र से ही मार्केट किया जाए। उसकी वजह यह है कि अगेन ग्लोबल फैशन अरीना के अंदर पाकिस्तान की लग्जरी और कंटेम्प्रेरी सेगमेंट में बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। लोकली तो हमारी रिप्रेजेंटेशन है विद आवर ईस्टर्न कलेक्शंस, लेकिन बाहर बहुत कम है। और दूसरी वजह ये है इसको एक एज अ लग्जरी कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन मार्केट करने की, वो ये है कि मुझे फिर एक चांस मिलता है अपने आर्टिजान्स को भी अपने डिज़ाइन प्रोसेस में इन्वॉल्व करने का, एक बहुत ही सस्टेनेबल और बहुत ही फेयर तरीके से। हमारी प्राइसेस की ही वजह से हम अपनी टीम को इस तरह से कॉम्पनसेट कर सकते हैं कि जो कारीगर पाकिस्तान में सपोज करें एक्स अमाउंट ऑफ रुपीस बना रहा था, वो रास्ता के साथ काम करने के बाद 5 से 10 गुना से ज्यादा बना सकता है। Wonderful. जबरदस्त। तो यानी ये बाकियों को भी इसका फ़ायदा होता है जो आपकी टीम मेंबर्स हैं। बहुत अच्छा लगा जैन आपसे बात करके। क्विकली अगर ये बता दें कि आगे के क्या प्लान्स हैं आपके, बिकॉज ऑब्वियसली अब तो आप इस्टेब्लिश हो गए, व्हाट्स नेक्स्ट? आगे डेफिनेटली हमने एक फैशन शो भी करना है, प्रॉबली या पेरिस में होगा या लंदन में होगा। उसके बाद फ्लैगशिप स्टोर्स के भी कुछ आइडियाज़ हैं, मे बी लाहौर में या न्यूयॉर्क, or at the same time, I don't know, but the future is looking bright. I think we just need to keep working hard. For your future as well, inshallah. You have a long way to go. We are very, very proud of you. बहुत शुक्रिया ज़ैन. बहुत शुक्रिया for being on our show. कितनी खुशी होती है जब हमारे लोग they do so well and international एक recognition मिले ना, तो तब बात बनती है। तो बहुत ही अच्छा लगा और इतने कम टाइम में ज़बरदस्त इन्होंने काम किया। मैं ज़रा आजकल आपको पता है कतर में सिर्फ फुटबॉल की तैयारी हो रही है, फीफा की तैयारी हो रही है, और वहाँ तो मतलब कोई और, माई सिस्टर लिव्स इन दोहा, सो मुझे हर वक्त उसके बच्चों से अपडेट मिलती रहती है कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। एंड यू नो थिंग्स दैट वी शुड बी रियली प्राउड ऑफ। एडिडास की जो बॉल है जो कि फुटबॉल में एक्चुअली फीफा में फुटबॉल वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होगी, वो कहाँ बनी है हमेशा की तरह? इसके बारे में मैं याद दिला दूं आपको कि हमने खुसूसी रिपोर्ट आपको उमर एजाज ने हमें बड़ी स्पेशल रिपोर्ट बना के भेजी थी, सो थैंक यू फॉर दैट उमर इज वेल। द फुटबॉल इज आवर्स, वी कैन लाइक क्लेम इट कि हमारा ही है, मतलब कि ये सियालकोट में ही बना हुआ है। तो एक दफ़ा फिर हम आपको दिखा रहे हैं, बिकॉज ये चीज़ें बहुत बिग डील हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें और इतनी मुश्किलात अदरवाइज हैं। लिविंग इटसेल्फ हैज़ बिकम क्वाइट अ चैलेंज। गर्मी एक अलहदा जो है वो टेंशन में डाला हुआ है हमें। तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हमें नज़र आती हैं ना कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा हो जिस चीज़ में, तो वी लाइक टू प्लग इट इन अगेन एंड अगेन। सो ये हमने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लें। वी डू ट्राई दैट। अच्छा, और दोबारा से आपको बता दें कि जिस बात से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था वो वजारत मजहबी उमूर वाले मामलात से, जहाँ पे हमें पता लगा था कि टोटल को 200 लोग लेकर जाए जा रहे हैं टैक्स पे मनी से और सरकारी खर्च पे, जिसमें से 35 लोग तो सिर्फ वज़ीर मजहबी उमूर के दफ्तर के शामिल हैं, जिसमें कुक,
ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, मतलब फिर बाज़ औक़ात तौजीहात आ रही है कि जनाब ये लोग सामान उठाएं, किसका सामान? इन्होंने नॉर्मल आम पाकिस्तानी हुज्जाज का सामान तो नहीं उठाना। हमने कल इस पे हम जरा वजाहत लेंगे मजीद, क्योंकि वज़ीर आज़म ने वजाहत भी मांगी है। बिल्कुल, तो इस पे हम जरा मजीद कल डिलिब्रेट करेंगे कि क्या हो रहा है। और बाय द वे आज ये भी आपको बता दें कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, इंटरनेशनली मनाया जा रहा है। सो आजकल जरा अपने खानों का और ज्यादा ध्यान रखें। बिल्कुल थोड़ी देर भी खाना जो बाहर पड़ा रहता है खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी पेट की बीमारियां पंजाब में और लाहौर और अतराफ में तो वबा की सूरत अख्तियार कर गया था। और खाना जाया ना होने देना, मतलब ये भी है कि आपको पता है कि दुनिया में वैसी मुश्किलात पड़ी हुई हैं और वैसी हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो बी माइंडफुल ऑफ व्हाट, हाउ मच और क्या खा रहे हैं।